कंप्रेशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर सरल लोलक तथा प्रत्यानयन बल, सरल लोलक को इंग्लिश में सिंपल पेंडुलम और प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट पे आधारित सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल कंपटीशन हब है, इस पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो भी एग्जामिनेशन नए एग्जामिनेशन आएंगे तो उस पर बेस्ड सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा लोलक, सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? तो इसको आसान भाषा में समझे, जब किसी चीज को हम रस्सी से बांध देते हैं, जब किसी चीज को रस्सी में बांध देते हैं एक मजबूत दीवार के सहारे या किसी भी चीज के सहारे, जब इसको हम बांध देते हैं और इस ये जो इसका मास कुछ लेट्स की इसके कुछ मास है और ये स्ट्रिंग लेंथ इसका एल है, तो इसी चीज को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये आपस इसको अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे तो ये टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करने लगेगा, मतलब इधर जाएगा और आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। ऐसा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं घड़ी में या झूला में देख सकते हैं, जो रस्सी से बांध करके झूला झूलते हैं, तो वो भी टाइप ऑफ क्या है, सिंपल पेंडुलम। तो बेसिकली इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। ऐसे प्रबंध सरल लोलक कहलाता है जिसमें किसी डोरी का एक सिरा किसी दृढ़ आधार, जैसा कि दीवार मैंने बताया, दीवार या छत के सहारे दृढ़ आधार से बांधा होता है, उसके दूसरे सिरे पर कोई भारी वस्तु लटकी होती है, जैसे एम मास का मैंने बताया लटकी हुई है, जो ऊर्ध्वाधर दल में स्वतंत्रतापूर्ण दोलन कर सके। ये जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन कर रही है वो स्वतंत्रतापूर्वक यानी कि फ्रीली मोशन कर सके। डोरी हल्की, प्रत्यास्था और भार के कारण लंबाई नहीं बढ़ने वाली हो, और जो इस पे वेट है यानी कि जो mg लग रहा है उसके कारण ये रस्सी जो है इसका लेंथ चेंज ना हो। यानी कि कभी कभी आप देखते हैं भारी चीज़ों को लटकाने के बाद रस्सी थोड़ा बड़ा हो जाता है, या ऐसे बोले तो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है, यानी सिंपल पेंडुलम होने के लिए क्या अप्लाई है कि रस्सी का लेंथ नहीं बड़ा होना चाहिए, जो ये बॉडी मूव करे वो फ्रीली मोशन करे, कोई इसको रोकने का कोई रेसिस्टिव फोर्स टाइप का काम नहीं करे, तो इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये तो हमारा डिफिनीशन है। अब इसमें कुछ एजम्पशन है, जिसको लेंथ कहते हैं, किसको मास कहते हैं, ये देखते हैं। ये जो भारी वस्तु की बात जो हम लोगों ने किया जिसकी मास m है, वह धातु का छोटा गोलक होता है, इसी को गोलक कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। इसे गोलक कहा जाता है, मतलब इसे पेंडुलम कहते हैं। निलंबन बिंदु S जहाँ से लटकाया जाता है, गोलक का द्रव्यमान केंद्र, गोलक केंद्र की दूरी लोलक की लंबाई कही जाती है। मतलब ये निलंबन जहाँ से ये बात करें, जहाँ से ये लटकी हुई है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी वो L कहलाएगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इंग्लिश में बोले तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या हिंदी में गोला का केंद्र या गोला की दूरी लोलक की लंबाई कही जाती है ना, जिसे प्रायः L द्वारा सूचित किया जाता है, L लेंथ द्वारा सूचित किया जाता है। और ये जो बिंदु O है, जो बात करें जहां जिसके पोजीशन से ये बीच का पोजीशन, ये मिड पॉइंट, ये क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहलाता है ये क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। यहाँ से इधर मोशन करे और इधर मोशन करे, इक्वल लेंथ है ना, इधर भी इक्वल डिस्टेंस, इधर भी इक्वल डिस्टेंस होते हैं, तो ये मीन पोजीशन, बीच वाला पोजीशन क्या कहलाता है, मिड पोजीशन। स्थिति A से दूरतम स्थिति B और वापस A की गति को एक दोलन कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि मीन पोजीशन से एक A तक गया और A से वापस मीन पोजीशन आकर के B तक जाने के बाद फिर वापस से मीन पोजीशन पहुंचने की टोटल कंप्लीट डिस्टेंस को क्या कह लेते हैं, एक दोलन या कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम क्या होता है बेसिकली? तो ये ध्यान रखें कि जब लोलक अपने मीन पोजीशन से जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, सपोज ये B पॉइंट है, अभी फिगर में हम लोगों ने देखा था, और ये A पॉइंट है, तो यहाँ से जा करके मीन पोजीशन से A पे गया और वापस से मीन पोजीशन आकर के B पे गया और वापस से मीन पोजीशन पे फाइनली आया, तो इस कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी सीधा समझें कि मीन पोजीशन से चल करके वापस से टोटल डिस्टेंस कवर करते हुए जो मीन पोजीशन पे आएगी, उसी
कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेंगे उसी को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ये इसको बेसिकली टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। डिफिनीशन एक बार ध्यान देते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को लोलक का आवर्तकाल या दोलन काल कहते हैं, यानी कि टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। इसे प्रायः टी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि डोरी की लंबाई एल, गुरुत्वीय त्वरण जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोले तो, तथा सरल लोलक का आवर्तकाल टी हो तो इन तीनों चीजों में रिलेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। इसके प्रूफ को ध्यान मत रखें, ये प्रूफ बेसिकली ऐसे होते हैं जब ये थीटा एंगल कुछ मान लिया जाता है और इसको कंप्लीट फॉर्म में तोड़े जाते हैं एंगल के फॉर्म में, और ऐसे करके तो ये आपस में एक कंपोनेंट ऐसे ब्रेक किया जाता है और बैलेंस करने के बाद ये सारे फॉर्मूले निकलते हैं। उस पे नहीं जाएंगे, प्रूफ पे नहीं जाएंगे, ये 12th में ही आपको पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक वो उसमें आपको पढ़ना होता है। सिंपल पेंडुलम नाम से एक चैप्टर ही आती है फिजिक्स के 11th क्लास में, तो उस पर नहीं जाएंगे। सिंपली आपको फॉर्मूला लर्न करना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो लंबाई है रस्सी की, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये किस पे होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है। अर्थ के ऊपर नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होता है, लेकिन अर्थ के सरफेस पे जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। 2 तो कांस्टेंट ही है, पाई भी कांस्टेंट है, ये क्या है 22/7 या 3.14 कुछ होते हैं वैल्यू, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, और इसको फॉर्मूला को जब आप याद रखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने आपको आसान हो जाएंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो ये एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड हम लोग कह सकते हैं सियोरिटी से कि टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ना कि इसके मास पे या किसी भी अन्य चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता है। यानी टाइम पीरियड जो है सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी पे डिपेंड करता है, जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस आगे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लोलक का आवर्तकाल लटकी हुई वस्तु गोलक के द्रव्यमान संहति से स्वतंत्र होता है। वही बात मैंने जो बोला कि जो इस हैंग्ड ये जो रस्सी में जो लटके हुए लोलक हैं या फिर बोले पेंडुलम है, तो इसके मास से स्वतंत्र होता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। यानी कि अगर 5 kg के बॉडी को भी आप एल लेंथ की रस्सी से लटकाएं तो भी उतना ही टाइम पीरियड होगा उसके कंप्लीट करने में, जितना कि 10 kg, 100 kg या कितने भी केजी का आप लटका दें, तो जितना टाइम में 5 kg अगर कवर करेगा ये डिस्टेंस, उतने ही टाइम में हायर मास या लोअर मास भी उतने ही टाइम में करेंगे। मतलब मास से ये स्वतंत्र है, मास पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारा अगेन उसी फॉर्मूला पे बेस्ड पॉइंट है, कह रहा है लटकाई गई है, यहाँ पे गई वस्तु है, गई वस्तु को बदलने से दोलन का आवर्तकाल नहीं बदलता है। बिल्कुल मैंने बताया कि जो t इक्वल टू 2 पाई √L/g में जो कोई भी एक्सप्रेशन, मास अगर हम चेंज भी कर दें या बॉडी को चेंज भी कर दें, उसका कोई भी साइज है, उसका मास कुछ भी है, चेंज कर दें, अगर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ अगर सेम है, तो उसका जो आवर्तकाल है या फिर बोले टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ टी और जी पे डिपेंड करते हैं, इसके बावजूद कोई भी चीज़ों को हम चेंज कर दें तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम एल चेंज कर दें, जी चेंज कर दें, तो उस पर फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोलक को पृथ्वी के ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो जी है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड होते हैं, लेकिन जैसे ये अर्थ के सरफेस से हम ऊपर या नीचे जाएं तो ये जी का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने के कारण क्या होता है, टाइम पीरियड भी चेंज होता है, बिकॉज टाइम पीरियड और जी में फॉर्मुलेटिव रिलेशन है, टी इक्वल टू 2 पाई √L/g। ओके, तो जी अगर चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड भी हमारा चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोलक घड़ी को उपग्रह में ले जाने पर आवर्तकाल अनंत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो t इक्वल टू 2 पाई √L/g है, तो जैसे ही हम इनवर्स में ले जाएंगे तो g का वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्जिबल 0 हो जाता है, और समथिंग बाय 0 क्या हो जाता है, यानी किसी 1/0 क्या होता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, 1/0
जीरो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये कह रहा है आवर्तकाल लोलक की लंबाई उपग्रह में ले जाने के बाद आवर्तकाल अनंत हो जाता है, इन्फानाइट हो जाएगा, टाइम पीरियड इन्फानाइट होगा। ऐसा बोलें कि वो टाइम पीरियड इतना हो जाएगा कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। एक साइकिल को कंप्लीट करने में इन्फानाइट टाइम, यानी कि जिसको टाइम को हम गणना भी नहीं कर सकते हैं वैसे टाइम, उतने टाइम लगेंगे एक आवर्तकाल, एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट करने में। तो इसका मेन रीजन समझ ही गए कि उस टाइम पे जी का वैल्यू जीरो हो जाता है और समथिंग बाई जीरो क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी हो जाते हैं उसके वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, आवर्तकाल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और अभी मैंने इसको डिस्कस ही कर लिया, इसके बारे में आगे बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्मूला में डायरेक्टली आपको फॉर्मुलेटिव भी है, ये टी इक्वल टू 2π√L/g। तो ये दिखती है कि एल और जी पे ही निर्धारित कर रही है, और मैंने बोला भी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी लोलक। सेकेंडरी लोलक बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, इट्स नथिंग बट ओनली जो ऐसे लोलक, ऐसे पेंडुलम जिसके टाइम पीरियड 2 हो, जिसके टाइम पीरियड 2 सेकेंड ओनली हो, उसी को सरल लोलक कहते हैं। इसी के नाम से 2 सेकेंड इसके टाइम पीरियड के होने से ही इसका नाम सेकेंड्स पेंडुलम हो गया। ये कुछ नहीं है, सिंपल पेंडुलम का एक स्पेशल रूल है जिसमें टाइम पीरियड क्या किया गया, फिक्स कर दिया 2 सेकेंड। प्रत्यायनन बल, प्रत्यायनन बल क्या होता है, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है अभी पढ़ते हैं। ऐसे बल जो हमेशा मध्य बिंदु के या केंद्र की ओर लगते हैं प्रत्यायनन बल कहलाती है, अतः गोलक पर लगा हुआ बल प्रत्यायनन बल है। तो जो देखें, अगर ये लोलक लटका हुआ है अगर एल लेंथ से, तो ये जैसे आगे पीछे करेगी, तो ये क्या है, ये इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस रस्सी ये जो नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक हमेशा फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है जो कि इस रस्सी को अपने से अटैच रखी है, कहीं इस लोलक को कहीं दूर जाने नहीं दे रही है। सपोज अगर आप अगर इमेजिन करो कि ये दीवार से लोलक मैंने लटका दिया और ये टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कर रहा है, और एकाएक आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो क्या लोलक इस दीवार में लटका रहेगा या फिर इस टाइप के मोशन करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये दूर चले जाएंगे, दूर जाके गिर जाएंगे। इसका कारण है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स लगना बंद हो गया, क्योंकि हमने रस्सी को ही कट कर दिया। तो जो ऐसे फोर्स जो सेंटर की तरफ यानी मध्य बिंदु के तरफ लगते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी भाषा में समझें कि ये बॉडी अगर रस्सी नहीं होता तो दूर जाने की कोशिश करता, तो इसको वापस से अपने पोजीशन पे लाने के, रिस्टोर करने की कोशिश कौन कर रहा है? तो एक फोर्स काम कर रहा है, उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो केंद्र की ओर लगते हैं वो फोर्स जो हमेशा मध्य बिंदु या केंद्र की ओर लगते हैं उसको प्रत्यायनल बल कहते हैं, और जो सिंपल पेंडुलम में जो फोर्स लगते हैं वो टाइप ऑफ क्या है, प्रत्यायनल रिस्टोरिंग फोर्स है। आयाम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, दोलन करते गोलक के मध्य स्थित से दोनों ओर तय की गई अधिकतम लंबाई या कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको समझेंगे, ये सपोज कि ये हमारा लोलक है, ये रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी थोड़ी टेढ़ी होगी, आप ध्यान रखना, ये सीधी रस्सी है, ठीक है, और ये चला और ऐसे ऐसे करके ये इस टाइप का एक सेमी सर्कुलर टाइप का पाथ बना रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस, सपोज कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से गया, ये कवर किया, और इधर मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, यहाँ से ये कवर किया, तो यानी ये जो अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस इस साइड का और इस साइड का, दोनों जो कि इक्वल होते हैं, तो ये जितने मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होते हैं इसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इधर से लेकर के इधर मैक्सिमम डिस्टेंस, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, एम्पलीट्यूड। अब कुछ हैं दोलन के नियम। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आप फॉर्मूला, आपने वो जो पीछे फॉर्मूला देखा उससे रिलेट कर पाए तो ये आपको याद करना आसान हो जाएगा। पहला है हमारा समकाल का नियम, लॉ ऑफ आइसोकोरिज्म। आयाम का मान भिन्न भिन्न रहने पर भी लोलक की लंबाई समान रहने पर दोलन काल समान होता है। मतलब आयाम जो हमारा बेसिकली कहें तो पेंडुलम है, वो अलग अलग होने पर भी टाइम पीरियड सेम होगा। किस केस में, जब लेंथ क्या हो, सेम हो। ऑब्वियस बात मैंने बताया, t इज इक्वल टू 2π√L/g, जो हमारा फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ पे देखें कि L लेंथ अगर सेम है, लेंथ कांस्टेंट है, तो g तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग आयाम के मान पर भी भिन्न रहने पर भी लोलक की लंबाई जो होगी वो समान रहने पर क्या होगी, दोलन काल, यानी टाइम पीरियड सेम रहेगा। ऑब्वियस ही बात है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारा मात्रा का नियम, लॉ ऑफ मास। लोलक का लंबाई समान रहने पर लोलक का दोलन काल उसी मात्रा, आकार तथा
अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता, सॉरी उसकी मात्रा, आकार अथवा प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अगेन सेम इसी फॉर्मूला पे आधारित है। इसमें कोई भी टर्म मास का नहीं दिख रहा है, यानी टाइम पीरियड का रिलेशन मास के साथ नहीं दिख रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अलग अलग मास सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए भी टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। तो उसका कहना सेम है कि लंबाई समान रहने पर, यानी ये लेंथ को सेम कर दिया और जी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट सी है अर्थ सरफेस पे, तो अलग अलग मात्रा यानी मास, आकार यानी उसका जो क्या शेप है, ये गोल है या ये चौकोन है लोलक या ये ट्रायंगुलर शेप का है, कैसे भी शेप का होगा तो उसके, और इसका क्या प्रकृति है, कैसा है, सॉलिड है या फिर क्या है, इसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करता, यानी वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए टाइम पीरियड क्या होगा, सेम, आवर्तकाल समान होंगे। नेक्स्ट है हमारा लंबाई का नियम, लॉ ऑफ लेंथ। लोलक का दोलन उसकी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑब्वियसली दिख रही है फॉर्मूला, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें क्या दिख रहा है, ये जो थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो सही बात है, ये फॉर्मूला से ही पता चल रहा है, टी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा गुरुत्वीय तरंग जी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ जी। तो ये देखेंगे कि क्या जी का इफेक्ट होता है ऑन सिंपल पेंडुलम। तो जी का इफेक्ट क्या होगा, जैसे लोलक का दोलन काल उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्यस्त का अनुमानुपाती होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ जी। जी के व्यस्त कर्मानुपाती, रूट के व्यस्त कर्मानुपाती है। अगेन ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो जी जैसे जैसे चेंज होंगे तो उसके इन्वर्सली टी भी चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट का हमारा पांचवा है आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी नंबर। तो फ्रीक्वेंसी नंबर क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट इज 1/t, यानी एफ इज इक्वल टू, या फिर इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होते हैं, है ना। एक सेकेंड में लोलक द्वारा तय की गई, इसके डिफिनेशन को देखें तो ये क्या है, एक सेकेंड में लोलक द्वारा किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को आवर्त संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है, एन से या न्यू से या एफ से भी सूचित किया जाता है। आवर्तकाल तथा आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है। ये कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में या 1 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में जो लोलक द्वारा यानी पेंडुलम के द्वारा 1 सेकेंड में कितनी चक्कर लगाई जा रही है, पूरा जो चक्कर लगाते हैं कंप्लीट सर्किल, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली एक की बात करें तो 1/t हो जाएगी, यानी कि अगर टी टाइम में n फ्रीक्वेंसी मार रही है तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, या फिर तो जो ये हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/t, इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है t इंटू एन इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोलें कि टाइम पीरियड दोनों में से किसी फॉर्मूला को याद रखें, ये फॉर्मूला या फिर ये, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है, सॉरी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। या फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आता है, 1। दोनों में से किसी चीज़ को याद रखें तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन है हमारा संहति, आयाम, लंबाई। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ये सब तो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो यानी कि अगर टाइम पीरियड, अगर इनिशियल क्या है हमारा, इनिशियल अगर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g है, तो अगर 4 टाइम्स कर दें यानी L क्या हो जाएगा 4L की, यानी कि नेक्स्ट टी डैश जो हो जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट 4L/g हो जाएगा। 4L यहाँ पे देखें अगर 2 कॉमन ले, सॉरी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो टी डैश जो हमारा होगा, टी डैश क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट L/g, तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बाहर 2 निकल जाएंगे, और 2 इंटू नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 2 पाई इंटू L/g हमारा एज इट इज हो जाएगा। तो ये गौर से देखें, ये जो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल टाइम पीरियड यानी जो हमारा t था, तो t डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 इंटू टी,
2 इंटू टी यानी डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा यानी नया टाइम पीरियड टी डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम पीरियड के 2 टाइम्स होगा, 2 दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र होता है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है। अब आसानी से आप बता सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अभी कभी मैंने पढ़ाई है तो ये आपको आसानी से याद होगी। तो ये फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई, सिमिलर काफ़ी कुछ मिला जुला के पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और आप जब इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको इतना बार वो हो जाएगा तो माइंड में फिक्स हो जाते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आप सपने में भी आपसे पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला बता दोगे। इसलिए किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, कम पढ़ें उसी को बार बार पढ़ें। ये सब सारे टीचर्स बोलते हैं और मैं भी आपको यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को कम पढ़ें लेकिन ज़्यादा पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके भूलने के चांसेस बहुत कम हो गए और उस पर बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा और आप सही ऑप्शन चूज करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, सरल लोलक में गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होता है, वो उसका जो पाथ क्या होता है। तो ये देखें, ये सरल लोलक है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से कुछ यहाँ चलती है और यहाँ से वापस यहाँ आती है। तो ये कुछ सर्किल के कुछ से रिलेटेड कुछ बन रहे हैं। तो त्रिभुज का खंड तो नहीं बनता है, त्रिभुज का खंड बनता तो ऐसे कुछ चलता, लेकिन ऐसा तो चलता नहीं है। सरल रेखा सीधा तो चलता नहीं है, ऐसे से चलता नहीं है। तो किसी वृत्त का चाप, तो ऑब्वियसली क्या है, सर्किल से रिलेटेड ऑप्शन हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, सरल लोलक में लंबाई और समय का आलेख होता है। तो क्या होगा, सरल जो लोलक है यानी सिंपल पेंडुलम में अगर बात करें, ये कह रहा है कि टाइम पीरियड और लेंथ में क्या आलेख है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड और समय का क्या ग्राफ होगा, आलेख क्या होगा। तो यहाँ पे देखें टाइम पीरियड और लेंथ में क्या, टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में क्या रिलेशन है। तो ये है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई जी, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है। जब भी इस टाइप के ग्राफ जो होते हैं टी मतलब y इजिकल टू अंडर रूट एक्स के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। बोले तो जो ग्राफ होते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होते हैं, बेसिकली पूरा अगर बोले तो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली पैराबोला लिखा हुआ है तो ऑप्शन डी करेक्ट है। या फिर ऐसे भी आप ध्यान रखें, इन जनरल y इजिकल टू एक्स टू दी पावर इवन कोई भी फॉर्मूला हो, यानी कि इस टाइप का जब भी ग्राफ दिखे तो वो पैराबोलिक ही होगा। जैसे कि आप देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ग्राफ, ये मैथ्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि इसके भी ग्राफ क्या होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही तक रहा। अगर जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आए, कोई भी चीज़ समझने में आपको परेशानी हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके, वीडियो उनका भला हो सके। और अगेन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।